विद्यार्थियों, आज हम लोग डिस्कशन करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रश्न है वो 8 जनवरी 2022 का पूछा हुआ है, पेपर फर्स्ट का। देखते हैं कैसा प्रश्न पूछता है। सेक्शन वाइज चलेंगे। सबसे पहले प्रश्न लेते हैं, विकासात्मक परिवर्तन, डेवलपमेंटल चेंजेस कैसे कैसे होते हैं भाई। सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होता है, मतलब एक समान गति से होता है, सब जगह एक ही जगह तरह से होता है। ठीक है, क्या ऐसा नहीं है कि संस्कृति के अनुसार अलग अलग परिवर्तन होते हैं? तो ऐसा नहीं है कि सभी जगह एक समान और एक गति से ही होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो गया। मध्य बाल्यकाल बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। ये कभी भी रुकते हैं, कभी भी बढ़ते हैं। इसका कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि मध्यकाल में होगा या किशोरावस्था में बहुत तेज हो जाएगा। ठीक है, ये सिस्टमेटिक क्रम इसका कहीं भी ऑर्डर फिक्स नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमेशा एक रेखीय तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि विकास मल्टी डायमेंशनल होता है। अनेक पक्षों का विकास साथ साथ होते रहते हैं। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। जो डेवलपमेंटल चेंजेज हैं वो प्रभावित होते हैं कैसे? जेनेटिक्स के द्वारा और इन्वायरमेंट के द्वारा। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन आंसर हो जाएंगे आपको फोर्थ। ठीक है, इस तरह से फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट, डैश स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। तो आपको बताए थे कि जिसमें ऐसी गति कौशल जिसमें बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही सही तरीके से चीज़ों को करने की, उसमें गलती होने की चांस से कम होनी चाहिए, वैसे चीज़ों को हम बोलते हैं सूक्ष्म, और जो समान तरीके से करते हैं उसको बोलते हैं स्थूल। ठीक है, तो देखिए क्या होगी। भागना स्थूल कौशल गत्यात्मक कौशल है, जबकि चित्र बनाना क्या है? ठीक है, अपने आप में बहुत ही कठिन वर्क है, बहुत ही प्रिसाइज, हर एक चीज़ों को कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, बहुत साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू बनाया जाता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। बस भागना एक कैसा कौशल है भाई? तो भागना एक स्थूल कौशल है, जबकि चित्र बनाना कैसा कौशल है? तो चित्र बनाना कौशल है एक सूक्ष्म कौशल है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगा? ठीक है, एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल करना शुरू कर दिया? नहीं, ये बहुत ही इनिशियल फेज में होता है, बच्चा नकल करना शुरू करता है। दूसरा है एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर रही है। ठीक है, ये हो जाएगा आपको फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, तो ये भी नहीं होगा, ये बेसिकली उत्तर बाल्यावस्था के पार्ट है। एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी कि आपस में जो खेल नहीं सकती है, अपना सेल्फ में लगी हुई है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे बाल्यावस्था या कि आप कहें तो शिशु अवस्था का कार्य होता है। एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, बिल्कुल सही बात है। ये मध्य बाल्यावस्था कार्य कि बच्चा लॉजिक देगा, तर्क देगा और चीज़ों को अपना रखेगा। तो आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे 4। नेक्स्ट, असर्शन दिया हुआ, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। घर से ही बच्चा व्यवहार करना सीखता है, प्राथमिक एजेंसी है ये। परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि प्राथमिक अभिकारक है, प्रथम एजेंसी बोला जाता है। तो असर्शन सही है, लेकिन रीजन क्या है? गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। ये सही है, आर गलत है। नेक्स्ट, कौन सा युग्म है उसको सही मिलान करना है। शैशवावस्था में तर्क करने लगता है, लागू करता है बच्चा, अनुमान लगाने में सक्षम होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक और तार्किक सोच प्रारंभ करता है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण और संरक्षण करना सीख पाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत, कल्पनात्मक खेल शुरू करता है? नहीं, ये बल्कि आपको शैशवावस्था के पार्ट में आ जाएंगे। अनुकरण करना सीखता है बच्चा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ सकते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3 हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था
जहाँ पर बच्चा वर्गीकरण और संरचना करना सीख पाता है। पियाजे के संवर्धक विकास के अनुसार स्वयं और पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया कहलाती है। बैलेंसिंग करना है, ठीक है। आपको बताया था इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, जहाँ पर दोनों चीज़ों को क्या बैलेंस करने की कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा, सामीकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही तरह से प्रदर्शित करता है। वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं और जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। तो जानते हैं, आपको वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ाया था तो एजुकेशनल एप्लीकेशन बताया था क्या कि कोऑपरेटिव लर्निंग इसका एजुकेशनल एप्लीकेशन हो जाएगा। शैक्षणिक निर्यात क्या हो जाएंगे, बच्चे आपस में सहयोगी पाठ्यक्रम या खेल द्वारा या आपस में खेलते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बच्चे वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज रूप में जानते हैं, नहीं, ये बिहेवियरिस्टिक नहीं है बल्कि ये कंस्ट्रक्टिव है। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं, ऐसा बात नहीं है। वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है, ऐसा बात बिल्कुल गलत बात है, ऐसा उन्होंने छात्र कम नहीं आंका है। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्चे की जिग्सा पहेली बनाने में मदद करती है। तो मदद करना क्या कहलाता है, आपको बताया हुआ है, इशारों और संकेतों से। तो क्या बोलते हैं, इसको पाड़ बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन दिया हुआ है, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होता है और एक कठोर संचरित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है, नहीं, ठीक है। एक बाल केंद्रित कक्षा क्या होता है, रचनावादी होता है, जहाँ पर कठोर नहीं बल्कि क्या होता है, लचीला पाठ्यक्रम होते हैं, ठीक है। तो असर्शन बिल्कुल गलत है। कारण क्या दे रहा है, बच्चा सबसे अच्छे तरीके से तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और निंदक हो, नहीं, जब शिक्षक क्या है, इनसे के अनुसार सुगमकर्ता हो, मित्र हो, ऐसा होना चाहिए। तो असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, दोनों गलत है। आंसर क्या हो जाएंगे, चौथा, ए और आर, असर्शन और रीजन दोनों गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है। जहाँ भी नियंत्रण की बात किया जाए वो प्रगतिशील हो ही नहीं सकता है। बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, ये भी प्रगतिशील नहीं है। गतिविधियाँ या कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है कि मूल्यांकन की जगह आकलन कर सकते हैं कि गतिविधियाँ करते समय बच्चों को हम क्या करते हैं, आकलन कर सकते हैं। ये तरीका है प्रगतिशील कक्षा का, ठीक है। तो देखते थे इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, चिल्ड्रंस आर असेस्ड, देखिए असेस्ड दिया हुआ है, हिंदी क्या दे दिया, मूल्यांकन दे, आकलन की बात कर रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय हो, ऐसा नहीं, आप स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। आंसर आपके हो जाएंगे थर्ड। अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वह समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में है, सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन में अभिविन्यास, सार्वभौमिक नीति सिद्धांत, या अच्छा लड़का अच्छा लड़की। देखिए सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। तो आपको बताए हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट में समाज के नियमों का पालन करेगा, लेकिन सोशल ऑर्डर में क्या करेगा, समाज के नियमों को चेंज करने की बात करेगा। लेकिन इसलिए ज़रूरी है क्या कि हम समाज के लोगों को जागरूक कर सकें। आंसर क्या हो जाएगा, पहला। नेक्स्ट, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, अपने बारे में है, अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के बारे में संवेदनशीलता होती है। तो कैसी बुद्धि में, प्रकृतिवादी, भाषाई, अंतर्व्यक्तिक और अंतःव्यक्तिक। आपको बताए थे अंतःव्यक्ति जो है अपने बारे में, इंट्रापर्सनल जो होता है अपने बारे में जानने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ऐसे जो इंटेलिजेंस होते हैं किस में पाए जाते हैं, तो अंतःव्यक्तिक बुद्धि कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है,
लड़कियां कारों से नहीं खेलती, यह वाक्य क्या दर्शाता है? तो जान रहे हैं जेंडर बेस्ड बायस बात कर रहा है, ठीक है। तो जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट, कक्षा में संस्कृति और भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? ठीक है, भाषा और सांस्कृतिक भिन्नता है तो क्या उपाय कीजिएगा? मानकीकृत व कठोर पाठ्यचर्या का पालन कीजिएगा, ऐसा नहीं करिए आप। प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग कीजिएगा, डायरेक्ट बोलिएगा आप। या कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दीजिएगा, ऐसा नहीं है। प्रतिस्पर्धा आपको पता है नेगेटिव टर्म है। विभिन्नताओं के अभाव के रूप में न देखना, ठीक है, आंसर 4 हो जाएगा। विभिन्नताओं को अभाव के रूप में नहीं देखिए, बल्कि ये कैसा देखिए, एक संसाधन के रूप में देखिए, ठीक है। ये बात कर रहा है, इनडायरेक्ट फॉर्म में बात बोल रहा है कि विभिन्नताओं को, जो डाइवर्सिटी आपके यहाँ है, उसको अभाव के रूप में मत देखिए, मतलब क्या देखिए, संसाधन के रूप में देखिए, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है जो कक्षा में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है उसको सही तरीके से देखने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट, 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए? शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए? जो टर्म एंड एग्जामिनेशन, तो ऐसा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या होगा कि भाई एक निश्चित अवधि में बच्चों को क्या चेक करिए कैसा कार्य चल रहा है। सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। जितना भी एक्टिविटी हो रहा है सब में असेसमेंट ही कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा, ऐसा भी उचित नहीं है। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी बच्चों को बोले कि पहला पोजीशन लाया, दूसरा पोजीशन लेगा, ऐसा कीजिएगा, ऐसा भी उचित नहीं माना गया है। तो क्या है, एक निश्चित अवधि में, जैसे इसी बताए थे कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव, कुछ निश्चित अवधि में क्या करिए, बच्चों को प्रगति को पता करने के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है असेसमेंट। क्या आंसर हो जाएगा? 2। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन, यानी क्षमता के आधार पर बच्चों को बांट दीजिएगा, नहीं। व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, ठीक है, व्यक्तिगत जो मतभेद है उनका ध्यान रखिएगा और सम्मान कीजिएगा, सही बात है। विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, ऐसा बात नहीं है, बल्कि आप सामान्य शिक्षा भी उन्हें दे सकते हैं। वो विद्यार्थी जिन दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना, नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान करना है। मत अलग हो सकते हैं, हमारे विचार आपके विचार अलग हो सकते हैं, तो क्या कीजिए, उसका ध्यान रखिए, उनका सम्मान कीजिए और आगे बढ़िए। यही है समावेशी के लिए आवश्यक है। क्या हो जाएगा? आंसर 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य का उदाहरण है? ठीक है, डिसलेक्सिया का। तो बी को डी लेता है बच्चा, 19 को 91 लिख देगा, 91 को 19 लिख देगा, 72 को 27 लिख देगा, इस तरह से गलती करता है लिखने और पढ़ने में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। सेकंड क्या है? कम ध्यान अवधि और अति शारीरिक गतिविधि ADHD है, नहीं। बार बार सब बदलना, नहीं। मूड स्विंग नहीं हो रहा है, अपमानजनक व्यवहार, नहीं। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है, अपने आप में ऑटिज़म की प्रॉब्लम उसको है, ठीक है, अपने आप में लगा रहता है बच्चा, ठीक है, अपने विचारों को दूसरे के साथ साझा नहीं करता है या दूसरे के विचारों को सुनता नहीं है, अपने अकेले कोने में किनारे पड़ा हुआ है, तो उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? कैसे उनको पहचानिएगा कि ये बच्चा ऑटिज्म से प्रेरित है? अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, ठीक है, जो एक्सप्रेस करने वाले हैं और जिसको लेने वाले हैं, ठीक है, अपने विचारों को लेने वाले या विचारों को ग्रहण करने में क्या होगा, उसको चुनौती होगा। चूँकि क्या अपने आप में वाला बच्चा जो है ना एकदम अलग थलग पड़ा हुआ है, तो आंसर नंबर 1 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या कीजिए, क्या आवश्यक है भाई? ठीक है, जो डिसेबल्ड हैं, सुलभ अवसंरचना या इमारतें। तो जानते हैं कि इंक्लूसिव का सबसे बड़ा जो एक नियम बताया गया है कि उनके सर क्या बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, इंक्लूसिव पैटर्न पर आधारित होनी चाहिए। तो ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जो बिल्डिंग होगी कैसी होनी चाहिए, वो इंक्लूसिव वे में बना हुआ होना चाहिए। इसलिए देखिएगा स्लोपली ढाल वगैरह बना रहता है, रोप वे बना होता है ताकि
व्हीलचेयर आसानी से पहुंच सके, क्लास का जो है डायनेमिक्स एकदम चेंज हुआ रहता है ताकि बच्चा कहीं भी मूव कर सके। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? ठीक है, विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा। कौन सा अभ्यास? कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना। ठीक है, ऐसा कीजिएगा कि आप जो भी प्रामाणिकता है उसको कम कर दीजिएगा, कार्य की प्रासंगिकता को कम कर दीजिएगा, तो अधिगम विविधता हो गया बच्चा का? नहीं। आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, बिल्कुल सही बात है कि आप क्या कीजिए, आप सेफ इन्वायरमेंट दीजिए, डिस्ट्रैक्शन कम हो सके, खतरा कम हो सके, बच्चों को बच्चा सुरक्षित महसूस सके, वैसा वातावरण दीजिए, कंड्यूसिव वातावरण दीजिए ताकि बच्चों का विकास हो सके और अधिगम विभिन्न प्रकार के अधिगम हो सके। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। तीसरा ऑप्शन है उपकरणों और सहायक तकनीकों तक कम पहुंच कम करना। नहीं, उनके और बढ़ाइए। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्ता को प्रतिबंध करना। नहीं, उनको आप रोक मत लगाइए, उनकी क्या रुचि है, क्या किस तरह से वो कार्य को करते हैं, क्या कैसा वो फील करते हैं, इन बातों को आप उन पर थोपिए नहीं, उनको स्ट्रिक्ट नियम पर मत लागू कीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, जहाँ पे आपको कंडूसिव वातावरण बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किस सिद्धांत पर आधारित कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखता है? कौन से सिद्धांत में? व्यवहारवादी में तो ऐसा है ही नहीं, शिक्षक वहाँ महान होता है, शिक्षक ही सब कुछ होते हैं, जो कहेंगे वही बात सही होगा। अनुकरण करके सीखना, यहाँ तो खुद अनुकरण कर रहा है, भागीदारी कहाँ कर रहा है, चर्चा कहाँ कर रहा है बच्चा। सामाजिक रचनावादी कक्षा, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक रचनावादी में क्या होगा? कैसे कोऑपरेटिव लर्निंग करेगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग करेगा, बच्चा आपस में सीखेगा, रेसिप्रोकेटिंग करेगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, जहाँ पर बच्चा क्या करेगा? डिस्कशन करके चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग किसको बोलेंगे? मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों उत्पन्न करता है। नहीं, तोता नहीं बनाना है। जब तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है। जो पढ़ाने वाले हैं वो आपके लेवल का है ही नहीं, या आपके जो कंटेंट हैं वो कहीं और है आपको बताया हुआ। ठीक है, आपस में मिल नहीं रहा है, मैच नहीं खा रहा है, या जो बता रहे हैं उसका आपकी क्लास से कोई लेना मतलब नहीं है, तो ऐसा पढ़ाने का क्या मतलब है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थी के अधिगम को नियंत्रित करते हैं। नहीं, आपको नियंत्रित नहीं करना है, चीज़ों को क्या फ्लेक्सिबल बनाना है। तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो चौथा हो गया, सार्थक अधिगम में विश्लेषण करते हैं, संरचनात्मक चिंतन करते हैं, समस्या समाधान की प्रक्रियाएं क्या होती है? शामिल होती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से किसकी वकालत नहीं की गई है? ठीक, इस पर किसकी बात नहीं कहा गया है? संरचनात्मक समझ पर जोर दिया गया है। युगात्मक मूल्यांकन की बात नहीं किया गया, बल्कि क्या गलत बोला गया है? आकलन की बात करेगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, पाठ्यक्रम वृद्धि नहीं, पाठ्यक्रम को शॉर्टन किया गया है, कम किया गया। अभी हाल ही में सुने हो कि +2 के जो करिकुलम उसको कम किया गया, इन टॉपिक को हटा दिया गया। जो पुराने हो गए थे टॉपिक जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा उनको हटा दिया गया। तो सिलेबस को और कम करने की बात कहा गया है। प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी नहीं, बल्कि क्या कहा गया है? प्रौद्योगिकी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए। ठीक है, तो क्या वकालत नहीं की गई है? तो पहला हो जाएगा कि दूसरा, योगात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, ये नहीं कहा गया है। पाठ्यक्रम में वृद्धि के लिए नहीं कहा गया है। प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी के लिए नहीं कहा गया है। तो आंसर का जो दूसरा, तीसरा और चौथा क्या कहा गया है? तो रचनात्मक समझ पर जोर देने के लिए बताया गया है। आंसर क्या हो जाएंगे? 4, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? ठीक है, आपको जो इधर ऑप्शन दिए गए हैं उसको सही मिलाना है। किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्य पत्रक करना, यानी आप क्या कोई रुचि है उसमें कॉम्पिटेंसी होना चाहते हैं, तो क्या करें? बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका सुधार होगा भाई। तो महारत हासिल करने की दिशा में लक्ष्य और महारत हासिल करके सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? फर्स्ट। नेक्स्ट,
विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? ठीक है, किस पर ध्यान दीजिएगा ताकि आपको पढ़ाई सही तरीके से, अधिगम सही तरीके से हो सके। परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना नहीं, रटकर याद करने पर बल देना नहीं, निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना नहीं, क्या बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ेगा, जोड़ कर बताइएगा तो बच्चा क्या करेगा, सीखेगा सही तरीके से, अधिगम अच्छा होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन से विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? जो भ्रांतियाँ होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, उनको दूर करना बहुत जरूरी है। बच्चों को भ्रांतियाँ क्या होता है, भोला भाला एक तरह का सोच होता है। जैसे हम लोग बचपन सुने होंगे कि कोई चीज़ का बिया अगर पेट में चला जाता है तो बोले पेट में पेड़ उग जाएगा, तो क्या है, भ्रांतियाँ हैं बच्चों का। ठीक है, रटने और याद करने की बहुत सारी विषय वस्तु देना नहीं, रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं है। ऐसी परिस्थिति बनाना जहाँ गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित तो नहीं, आप वहाँ व्यक्त कीजिए तभी तो सोच पता चलेगा, ये भी गलत हो जाएगा। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना, बिल्कुल सही बात है। आप क्या कीजिएगा, आप उनके प्रयोग करने के लिए अवसर दीजिएगा, अवलोकन करने के लिए अवसर दीजिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आप खुद चेक कीजिए। तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर, क्या हो जाएगा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा चलते हैं, विद्यार्थियों के पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा तो करना है, ये नहीं है भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक होता है? ठीक है, रचनात्मक समझ को बढ़ाने के लिए अच्छा होता है भाई। प्रतियोगिता बिल्कुल गलत बात है, प्रतियोगिता नहीं करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, कॉम्पिटिशन गलत है, निगेटिव टर्म है। चर्चा और संवाद बिल्कुल सही बात है, बच्चों को डिस्कशन कराइए, पार्टिसिपेशन कराइए, बातचीत कराइए ताकि दूसरे के विचारों को जाने, अपने विचार को शेयर करें। उससे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलेगा, बच्चे नॉलेज का क्रिएशन करेंगे, निर्माण करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। वेधन और अभ्यास नहीं होगा, दंड नहीं हो पाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 2nd। 28, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में क्या में डैश को सक्रिय करना चाहिए? क्षमता को अस्थायी मानने की धारणा कि आपके पास इतनी कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। क्षमता में वृद्धिशील होने की धारणा कि आपकी क्षमताएं, आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, आप ये करते रहिए, अनलिमिटेड पावर आपके अंदर है, अनलिमिटेड कैपेसिटी आपके अंदर है, आप चीज़ों को करते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए आगे, इस तरह से आगे बढ़िएगा। तो क्या हो जाएगा? 2nd ऑप्शन। प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं, कंपटीशन की भावना नहीं होनी चाहिए बच्चों में, हीनता की भावना भी नहीं, नेगेटिविटी भी नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाएगा? 2nd। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ठीक है, दंड से बचने के गृह कार्य करना, ये बाह्य प्रेरणा है कि नहीं गृह कार्य करेंगे तो भाई पिटाई लेगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, बिल्कुल सही बात है। आप ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या चाह रहे हैं कि हमको ज्ञान मिले, हमको, तो हम इसलिए क्या करेंगे भाई, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, पार्टिसिपेट करें उसमें, तो क्या होगा, नॉलेज का क्रिएशन होगा। ठीक है, तो क्या होगा? 2nd। प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज खेलना, इसलिए शतरंज खेल रहे हैं ताकि क्या, प्रतियोगिता जीत सके। तो क्या बाहरी फैक्टर आपको मोटिवेट कर रही है? साथियों को प्रभावित करने के नृत्य में भाग लेना, कि देखो हम डांस अच्छा करेंगे इसलिए हम भाग ले रहे हैं नृत्य में, तो क्या बाहरी फैक्टर से आप प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अभिप्रेरणा कैसा अभिप्रेरणा है? बाह्य प्रेरणा है। ठीक है, तो 2nd ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। नेक्स्ट, डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है। तो कैसे क्या करेंगे भाई? देखिए, प्रासंगिक के इस्तेमाल से नहीं, प्रासंगिक के इस्तेमाल से विद्यार्थी की उपलब्धि में कमी होगी नहीं। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लेंगे के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में क्या होगी? कमी होने की संभावना नहीं, वृद्धि होने की संभावना है। सामाजिक सहयोग, ठीक है, सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से क्या विद्यार्थी की उपलब्धि में क्या होगा? वृद्धि होने की संभावना है। आंसर नंबर 3rd हो जाएगा। इस तरह से 30 प्रश्न CDB के ख़त्म होते हैं। अगर आप लोग को जैसा भी लगे कमेंट में बताइएगा कैसा डिस्कशन रहा। जहाँ भी कुछ दिक्कत होगी आपको कि नहीं समझ में आ रहा तो आप बताइए, हम कमेंट में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है।